नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और एमएलए संजय अवस्थी ने आज हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट के कमेटी हॉल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। नमस्कार, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो जो प्रदेश के ऊपर जो पिछले भाजपा सरकार ने 75,000 करोड़ से अधिक का कर्जा तथा कर्मचारियों की देनदारी के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो आर्थिक बोझ छोड़ के गई थी, मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल प्रदेश को कर्ज और मूल का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। वित्त 2021-22 में जब भाजपा सरकार थी तब प्रदेश में 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी उस समय। 2022-23 में ये ग्रांट 9,377 करोड़ रुपए रह गई, मतलब कि करीबन 1,000 करोड़ रुपए की कमी आई। और अब अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उत्तरांचल का अगर आप देखेंगे तो उनको कोई कट नहीं लगाया गया है, केवल हमें हिमाचल प्रदेश के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। और इस ग्रांट में जो कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपए जो कर दिया गया है। अब जो मैं समझता हूँ जो भेदभाव किया है ये साफ दिखता है। और इन्हीं के लोग, इन्हीं के विधायक गण, इन्हीं के नेता, भाजपा के नेता सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है। वित्तीय स्थिति तो केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश की खराब करी है। ना हमारे को जो जीएसटी के कंपनसेशन के रूप में वर्ष 2017-18 से 30 जून 2022 तक 13,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, परंतु जुलाई 2022 से अब तक सरकार द्वारा प्रदेश को जीएसटी कंपनसेशन जो मैंडेटरी था वो भी प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार फिर भी जो है सीमित संसाधनों के चलते अभी प्रदेश को जो है आगे विकास के पथ पर ले जा रही है। हमारी सरकार को बने हुए लगभग अभी 2.25 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति ये है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन का मूलधन और ब्याज के रूप में हम लोग वापस जो है वो कर रहे हैं। कि जो भाजपा है, हम भाजपा से मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अगर इतनी जनता हिमाचल प्रदेश की है तो उनको विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अन्य मंत्रीगण और एमएलएज ने बोला है कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप साथ चलिए, दिल्ली चलिए, प्रधानमंत्री जी से समय लेते हैं, सभी मिलजुल के प्रदेश के हित में जो है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है ग्रांट भी हम मांगते हैं। हमारी सरकार ने पहली मंत्रिमंडल में की बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया था, जिसमें प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी उनको लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का सबसे पहले राज्य बना है। पुरानी पेंशन को बहाल करने से केंद्र सरकार ने प्रदेश को दी जाने वाले 1,600 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो बंद कर दी है। ये दर्शाता है कि बदले की भावना से जो है केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है। पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेवड़ियाँ बांटी तथा बिना किसी बजट के
जो है इन्होंने प्रावधान कर दिया था। और उसमें मैं बताना चाहूँगा, किसी में भी ना स्टाफ मंजूर किया गया था, ना कोई उसके लिए बजट रखा गया था। केवल अनाउंसमेंट्स के और नोटिफिकेशंस के कागज पत्र पूरे करके जो है संस्थान जो है खोले गए थे। उसके बाद आपदा आई है प्रदेश के ऊपर, 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। वो तो आंकलन जो है केंद्र सरकार की टीम आई थी, उन्होंने ही करा था, जिसमें 1 पैसा भी जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया है। और साथ में पड़ोस में लगती जो हमारा उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, उसको जो है पूरी सहायता जो है, वित्त राशि जो है वो दी गई थी। तो यही बोलना चाहूँगा। साथ में ये भी बताना चाहूँगा, कई टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाहर से आए हैं, तो मैंने कई बड़े नेताओं का, अनुराग जी का, जयराम जी का सुना है कि उन्होंने बोला था कि सरकारी धन पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि क्या अपने निजी पैसे से कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे हो, पॉलिटिकल पे हो या सरकारी हो, क्या वो अपने खर्चे से, उसमें कोई सरकारी खर्चा इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वो अपनी जेब से जो है परिवार समेत जो है छुट्टी मनाने गए थे। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं और अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को अपने घुमाने ले जा रहे हैं। ऐसी टिप्पणी जो है मैं समझता हूँ बहुत, मैं निंदा भी करता हूँ। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि जो नेता हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले समय में जर्मनी जा रहे हैं या कहीं और दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्या वो अपनी जेब से खर्च करके जा रहे हैं? तो ये बात ठीक नहीं है कि किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत परिवार कोई लेके जाए, उसके ऊपर टिप्पणी करे। साथ में इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष सहित जो और हमारे विधायक जो साथी हैं, जैसा कि लग रहा है कि संगठन में जो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आए दिन जो है वो एक भ्रमित बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार पूर्वक बताया, बिल्कुल सही है कि उन्हें पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर जो अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। और जैसे बजट सेशन की तिथियां जो है घोषित हो चुकी हैं, 10 मार्च से बजट सेशन जो है शुरू होने जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से जो आज इस तरह से भ्रमित बयानबाजी की जा रही है और व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर हिमाचल प्रदेश से 7 जो मेंबर पार्लियामेंट जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, और ये 7 जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं, इनके क्या प्रयास रहे जो अभी डेटा जो प्रस्तुत किया आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय ने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में जो कटौती की गई उसको बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे, और पीडीएन ने जो पोस्ट डिजास्टर नेसेसरी असेसमेंट कमेटी ने जो एक 9,000 करोड़ के करीब लगभग आंकलन किया था, जो आपदा राहत राशि जो आनी थी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जानी थी प्रदेश को, आज तक उसको लाने में आपके क्या प्रयास रहे। तो ये सब बातें जो है आपको जनता के समक्ष रखनी चाहिए। अपने प्रयास जो है वो उनकी भी जानकारी जो है जनता के समक्ष उनको रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है और मैं ये आरोप भी लगा रहा हूँ कि उनके कोई भी प्रयास नहीं रहे, और आज 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी बंटी हुई है प्रदेश में, आज हर गुट जो है वो अपने वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इस तरह की बयानबाजी करके और एक पॉलिटिकल लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल झूठा और आधारहीन और तथ्यहीन बयानबाजी है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कल ही बयान में कि जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है। ये मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि वो या तो प्रमाण दें। मैं इसके बारे में प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जिस 500 करोड़ रुपए की बात वो कह रहे हैं, कि जिसके रेफरेंस में वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो 500 करोड़ उनको जानकारी नहीं रही।
मैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 5 वर्ष तक वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। और जो एक इतने बड़े स्टेचर के नेता जो है अगर इस तरह की बयानबाजी करें तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक निंदनीय भी है और एक चिंता का विषय भी है। और ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जो 500 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो ये प्रदेश की राशि थी, प्रदेश सरकार की राशि थी। और लैंड एक्विजिशन के लिए जो है ये राशि बिलासपुर में जो है वो प्रशासन के पास पड़ी थी बैंक्स में। और क्योंकि लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा हो चुका है और उस समय जो राशि बची थी ये अनस्पेंट राशि जो थी ये 500 करोड़ रुपए की राशि जब माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के संज्ञान में बात आई तो ये तुरंत फैसला लिया गया कि इस अनस्पेंट राशि को जनहित की योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इसलिए ये अपनी राशि अपने ही पास जो है वो लाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? और आपत्ति तो तब होनी चाहिए यदि इनकी जेब से कोई पैसा जो है हमने लिया हो। अपना जो पैसा हम मांग रहे हैं उसके लिए तो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी बंधुओं के जो एनपीएस का 9200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास पड़ा है उसके लिए इनके कोई प्रयास नहीं है। वो पैसा लेकर आएं और अपने प्रयास जो है वो दिखाएं भी कि आपने कहाँ प्रयास किए। तो मैं समझता हूँ कि आप सच्चे हितैषी जो है तभी कहलाए जाए। देखिए, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, तो कानून भी हमारे चलेगा और फैसले भी हमारे चलेंगे। हमने स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है कौन से फंड कहाँ से शिफ्ट करने हैं, ना कि जयराम जी ने वहाँ से डिक्टेट करना है। आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल जी। जो बीपीएल में परिवार हैं उसमें चेंजिंग करनी है कुछ, जैसे लोग जो संपन्न लोग हैं वो बाहर होने गाड़ियाँ हैं कई लोगों के पास, तो कब तक मान के चलें सर जो बीपीएल वाला है? देखिए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो है, क्योंकि बीपीएल का सर्वे बहुत पहले हुआ था और एक स्पेसिफाइड लिमिट है हर पंचायत में। अगर 20 परिवार है, 25 परिवार है तो वही रहेंगे, वो बढ़ नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये देखा कि पात्र व्यक्ति जो हैं कई पंचायतों में वो नहीं है। कुछ प्रधान जो हैं, प्रधानगण जो है वो कई बारी वोट के राजनीति के चक्कर में ब्लैकमेल करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। तो सभी ने फैसला लिया कि बीपीएल का सर्वे जो है वो नए सिरे से होना चाहिए और उसका जो उसकी जो कमेटी बनाई गई है फाइनलाइजेशन ग्राम पंचायत से ही जाएगा। सबसे पहले हमने देखा है कि केवल जो अपने चहेतों का नाम ही टॉप नंबर पे भेजते हैं, कोई स्कीम आए, दूसरे गरीब आदमी का आ ही नहीं पाता है। तो ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए नई गाइडलाइंस बनाई गई और 1 अप्रैल से जो है इसका बीपीएल का चयन जो है, सर्वे जो है तो पुनः शुरू हो जाएगा, जिसकी फाइनल अथॉरिटी जो सैंक्शन है कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है वो बीडीओ और एसडीएम रहेंगे उसमें, ताकि पंचायत के प्रतिनिधि अपनी मनमानी ना कर सके। सर एक सवाल था, उसके लिए तो नहीं कोई कि क्या कर नहीं, देखिए ऐसा है, नई पंचायतों के करीबन 700 करीबन 700 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10-20, क्योंकि रोज़ आते भी हैं। उसके प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं, वो उसके हमने स्टडी ऑलरेडी करा ली है। उसकी रिपोर्ट्स संबंधित डीपीओज और डीसीज से हमने मंगा ली है, क्योंकि एक पंचायत बनाने में वो खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। करीबन 7 से 8 करोड़ रुपए एक पंचायत बनाने में आता है। पंचायत घर से लेकर उसकी लैंड से लेकर सभी फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टाफ से लेकर काफ़ी खर्चा आता है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा, प्रपोजल्स हम लोग ले रहे हैं, परंतु उसमें अंतिम फैसला जो है वो आपस में हमारे एमएलएस के साथ, हमारे मंत्रीगण के साथ, सभी के साथ एक सामूहिक चर्चा करके जो है उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि बनानी है कि नहीं बनानी है। अभी फिलहाल हम लोग प्रपोजल हमने इनवाइट करे हैं। जयराम ठाकुर ने एक आरोप और भी लगाया है कि सरकार ऐसा है ना, घर बैठ के अपने समय में तो नोटिफिकेशन से चेंज करते रहे, सुबह कुछ और करते थे, शाम को कुछ और करते रहे, कैंसिल कर देते थे। मैं साफ बताना चाहूँगा, जो आरोप लगा रहे हैं कि चहेते एनजीओ को दे दिए, हर चीज़ रूल इनको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं। मोदी से जाके पूछे कि क्या किया है क्या नहीं किया। मैं बताना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड स्टेट लेवल मल्टी-डिसिप्लिनरी ग्रांट एंड एड कमेटी टू scrutinize
to scrutinize and recommend proposals received from various non-government organization. जो NGOs हैं इनसे प्रपोजल मांगे गए थे जो डी एडिक्शन के सेंटर्स जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो उसमें एक दिव्यांगंज एक NGO थी जो कि इनकी एक कमेटी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको स्क्रूटनाइज करती है, पूरे स्टेट को भी वो मॉनिटर करती है। उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनको अप्लाई किया है तो करीबन 87.28 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं उनको। तो इस सवाल का स्टेट गवर्नमेंट का को बीच में ला रहे हैं। जो पूछना है वो सेंटर में जाके पूछे, कैंसिल कराना है वहाँ जाके पूछें। जो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है डी एडिक्शन सेंटर्स, वो लोगों को उनकी जो बीमारी है, मैं तो उसको नशा नहीं बोलूँगा, नशा तो है ही है, लेकिन आज ये सामाजिक बीमारी बन चुकी है। सभी लोग प्रयासरत है इसको जो है कि ख़त्म हो, डी एडिक्शन सेंटर्स बने। जो हमारे युवा आजकल जो है हमारे इसमें जो इस बीमारी नशे में फंस गए हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्यों कर दिया है। तो ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे और उनके बाय रूल्स के हिसाब से ही जो भी कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा जब विधानसभा में पहली कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहली सरकार इतिहास में पूरे देश में ऐसी होगी जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर जो बीजेपी विपक्ष के नेता हमारे प्रपोजल लाए उसको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल, और उसके ऊपर बहस करी। वो एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाए। गप्पे मारने से घर बैठ के या फ़ोन पे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सर, फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है, कितना कैसा है? मैं समझता हूँ कि वोट एक ही जगह होनी चाहिए, चाहे वो शहर में हो, चाहे नगर परिषद में हो, नगर निगम में हो, ग्राम पंचायत में हो, कहीं भी रखें। वोट देना एक हिंदुस्तान के नागरिक का एक जो है राइट है, और मैं समझता हूँ कि लेकिन एक वोट होना चाहिए। इसी के लिए संशोधन जो है वो लेके आए। अनिल जी, आपने कहा था कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो लगातार कम होती जा रही है। आपने साथ में ये भी कहा कि उत्तराखंड की कम नहीं हो रही लेकिन हिमाचल की कम हो रही है, तो क्या ये सिर्फ हिमाचल की ही कम हो रही है? जी, अगर आप रिकॉर्ड लेंगे तो केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की जो RDS है, RDG है, वो कम हो रही है। इस साल जो है 3000 करोड़ रुपए की कटौती करी गई है। हालांकि अपने संसाधनों से, चाहे वो जो आपदा आई थी उसमें, चाहे अभी जो काम चल रहे हैं उसमें, स्टेट जो है अपने सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे बढ़ाए उसके ऊपर काम कर रही है। पीएम मोदी दूसरा घर बताते हैं हिमाचल को अपना, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं भैया। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, अभी उनका तो यही पता नहीं पैदा कहाँ हुए हैं। वो जिस प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, वहीं के वोटर बन जाते हैं, वहीं का खान पीन जो है वो कर देते हैं। तो अभी हिमाचल आएंगे, वो दूसरा घर हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को उन्हीं को पता होगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने आज की न्यूज़ उनकी देखी कि बिहार में अभी शुरू कर दिया है कि मेरा तो फेवरेट खाना ही है, यहाँ आते से पुपड़ी बन जाता है खाना, बिहार में जाएंगे बिहार का बन जाता है, छत्तीसगढ़ जाएंगे वहाँ का बन जाता है। तो ये ऐसा है कि क्या बोले मतलब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और